एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो आपका सीटेड में लैंग्वेज का पोर्शन होता है। यानी यहाँ पे अगर आपने हिंदी फर्स्ट में चूज़ किया है, सेकंड में संस्कृत चूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो संस्कृत में मैंने ना तो कुछ पढ़ा था, बस 2-4 बार मैंने प्रैक्टिस करी थी जो पैसेज होते हैं उसके क्वेश्चन निकालने की। और बाकी पेडागोजी में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये सोच के छोड़ दिया था कि हिंदी की पेडागोजी हम पढ़ लेंगे और अपने माइंड के हिसाब से वहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह करके चीज़ों को जैसे कर पाएंगे वो करेंगे। क्योंकि संस्कृत में जो पेडागोजी आती है और जो उसका हमें अर्थ नहीं समझ आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसमें हिंदी इन्वॉल्व है, मतलब आपको हिंदी उसमें मिलेगी। आपको कुछ चीज़ें संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, फिर भी आपको प्रश्न उसके समझ में आ रहे होंगे। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से पेडागोजी जब समझ में ही सही से नहीं आ रही है तो मैंने छोड़ दिया था कि चलो वहाँ पे अपना जो एक माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका यूज़ करके देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी तो हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में मैंने कितना स्कोर किया था। क्योंकि यहाँ पे मान के चलिए मैंने पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने के अलावा और 2-4 से ज़्यादा मैंने किए भी नहीं थे। और हिंदी को कैसे हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि हिंदी में जो ग्रामर आती है, जो व्याकरण आती है, उसको कैसे करेंगे और उससे प्रश्न कैसे निकालेंगे। जो संस्कृत होता है उसके पैसेज से क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं वहाँ पर, तो उसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे संस्कृत की। देखिए, संस्कृत की अगर बात करें तो अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको ये दूसरी बुकलेट मिलेगी इस टाइप से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब आपको एक ही बुकलेट मिल गई और इसी में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपको संस्कृत की अलग से बुकलेट मिलेगी अगर आप संस्कृत ले रहे हो। अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो आपको अलग से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हिंदी होती है, 2 इंग्लिश होती है, 2 संस्कृत होती है। मतलब जो लैंग्वेज का पोर्शन है सभी 2-2 होते हैं कि भाई जो फर्स्ट में संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश में से चूज़ करे वो भी चूज़ कर सकता है। सेम ऐसे इंग्लिश के लिए भी है, सेम ऐसे ही संस्कृत के लिए भी है। मतलब सोचो, इतने इतने ज्ञानी लोग हैं जो संस्कृत को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे भी चुनते होंगे भाई, तभी तो ये सब्जेक्ट बने हैं। तो वो चीज़ें छोड़ते हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि संस्कृत को कैसे करना है। तो संस्कृत में जितने भी मेरे नंबर आए थे मेरे लिए बहुत थे। इसका रीज़न ये था, और जैसे आपने संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज में चूज़ किया है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करे हैं। और जब एग्ज़ाम हुआ था आपका जो जुलाई वाला, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, पूरा बताया था कि भाई आपको कैसे करना है। फर्स्ट अगर, क्योंकि 2 यहाँ पे हिंदी है, 2 संस्कृत है, तो डाउट हो जाता है। फिर भी उसके बाद भी लोगों ने जो संस्कृत है सेकेंड में चूज़ किया था, पहली वाले करके आ गए। अगर आपका तुक्के से कोई सही हो गया, जैसे बी ऑप्शन है, बी ही आपने टिक किया, नहीं तो सही, नहीं तो फिर 30 के 30 क्वेश्चन, मतलब आपका इतना मेहनत वहाँ पर बेकार चला गया। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है उसमें संस्कृत चूज़ करना है तो ये इसमें आपको संस्कृत मिलती है, तो सबसे पहले जो संस्कृत मिलेगी ये वाली आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत, ठीक है, और जो यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड है ये संस्कृत। मतलब अगर आपने संस्कृत सेकंड में चूज़ किया है तो आपको दूसरी वाली संस्कृत करनी है। अगर पहले वाले में आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको पहले वाली हिंदी करनी है जो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है तो पहले इंग्लिश निकल जाएगी, उसके बाद जो दूसरी 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश वाले वो आपको करना है। ऐसे अपने माइंड में बिठाएंगे तो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने भी पहली बार दिया था तो मुझे भी लगा था मैं जानूंगी कैसे कि कौन सी संस्कृत, मैंने मतलब जो लोग दे चुके थे उनसे काफ़ी पूछ रही थी इस चीज़ पे कि जानेंगे कैसे कौन सी संस्कृत करनी है। क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे हुए, मेरे फ्रेंड लोग भी संस्कृत जैसे पहली वाली करके आ गए, दूसरी लिया था, तो वो चीज़ें मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जानूंगी। फिर मैंने 1-2 बार बस ऐसी चीज़ें करी, फिर वही चीज़ें बिठा ली कि सेकेंड में संस्कृत ली है तो वो करना है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ईजी हो गई थी। और यहाँ पे मुझे जो देखिए यहाँ पे ये पेपर मैं दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे जो पेपर ये क्वेश्चन निकालने वाले थे ऑलमोस्ट मेरे सही थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो पेडागोजी है, जो नंबर कम हुए हैं, कटे हैं, वो पेडागोजी में कटे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पे नंबर मिले हुए हैं। मैंने मिलाया था जब आंसर की आई थी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नीचे वाला, हाँ 20 नंबर यहाँ पे, मतलब संस्कृत में मैंने यहाँ पे ऐसा लिख रखा था, फिर मैंने सोचा काउंट कर लूँ। मतलब आप सोच रहे हो मुझे संस्कृत नहीं आती थी, मतलब मुझे संस्कृत नहीं आती थी क्या, इनफैक्ट नहीं आती है, लेकिन आप
जो ये आपका सीटेट होता है इसमें आप थोड़ा-सा ट्रिक वगैरह यूज़ करके कि जैसे संस्कृत की जो पेडागॉजी होती है इसमें ट्रिक वर्क करती है। इसमें जो आपके टैग वर्ड होते हैं पॉज़िटिव और आपको ना देखना होता है कि ऊपर ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन नेगेटिव वाला ऑप्शन पूछ रहा है। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी जो आपको नहीं आता है उसमें भी आप यहाँ पे स्कोर कर जाते हो। क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, 2 पैसेज मिलते हैं, अगर अच्छे से चीज़ें अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है 4 से 5 आपने पैसेज लगा लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो वहाँ पे आप निकाल लोगे अच्छे से। बस वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि थोड़ा-सा भी ज़्यादा टाइम दे दिया आपने तो फिर आपका चीज़ें आपका पेपर छूटने का डर रहता है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है मैथ सब लोग लास्ट में करते हैं, मैंने भी सेम किया था ऐसे ही। फिलहाल बहुत टफ मैथ नहीं आती है सीटेट की, लेकिन उसके बाद भी मैथ लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह होती है तो लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो संस्कृत उससे पहले किया था, लास्ट में मुझे लगा था कि संस्कृत छूट रहा है तो बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें की, जिसकी वजह से जो ना था यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, पॉजिटिव टैग वर्ड वगैरह दिमाग में बिठा के गए थे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करी तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गए। फिर भी मुझे बहुत नंबर लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करी थी, मैंने सिर्फ पैसेज सॉल्व किया था और इस पे तो वर्क ही नहीं किया था। 1-2 बार बस ऐसे पढ़ लिए थे, चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैंने सोचा एग्ज़ाम सेंटर में देखेंगे जो भी होगा। मेरा फ़ोकस था कि बाकी जो आपका सीडीपी वाला पोर्शन है, आपका मैथ वाला पोर्शन है, आपका हिंदी वाला पोर्शन है, जिसमें आपका मतलब एक होता है कि हाँ भाई कर सकते हो, जिसमें श्योरिटी है कि आप अच्छा गेन कर सकते हो नंबर। ईवीएस का जैसे सेक्शन था उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छा करूँ, मैंने पूरा एनसीईआरटी करा था, पूरा नोट्स बनाए थे, प्रॉपर चीज़ें करी थी। और बात करें सीडीपी की, वो भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, उसकी भी जितने भी ये जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं और जितना भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करी थी। यहाँ पे मैंने ईवीएस है और सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैथ्स का मैंने पेडागॉजी अच्छे से देख लिया था, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा इजी लेवल के आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बाकी अगर मेरे नंबर कटे हैं तो मेरे हिंदी की पेडागॉजी में बहुत कटे हैं, ठीक है। तो हिंदी की पेडागॉजी में, तो यहाँ पे हिंदी की पेडागॉजी में मेरे मार्क्स कटे हुए हैं। हिंदी में मतलब मैंने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर भी मेरे 24 से ज़्यादा नहीं आ पाए थे। वो भी क्योंकि उसका मैंने थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ लिया था, मेरा वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन पेडागॉजी वाला सेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया था, वो पूरा उसमें थोड़ा-सा डाउट था चीज़ें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेडागॉजी, भाई आपको क्या है, पेडागॉजी है कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं, जैसे कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो चीज़ है ना। तो वो चीज़ उतनी तरीके से नहीं हो पाई थी, उतने सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे कि मुझे उतनी अच्छी मैं समझ डेवलप करूँ। तो वो चीज़ें थी, जितना ज़्यादा आप समझ इसमें डेवलप कर लेते हो, लैंग्वेज को समझ लेते हो, उतना यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो हिंदी में देखिए सिर्फ एक यही है कि जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर करो, अच्छे से बैठ के समझो। प्रीवियस ईयर जैसे अब एक आपने क्वेश्चन उठाया, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको एक आंसर मिल गया, आपने उसको समझ किया कि भाई ये आंसर क्यों है, लेकिन चारों ऑप्शन उसके जो होते हैं, वो जो टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे संप्रेषणात्मक, कौशल और विवेचनात्मक चीज़ें, ऐसे-ऐसे मतलब टैग वर्ड्स आते हैं कि इनका अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो पूरा वो जो ऑप्शन होते हैं ना, उनको भी कहीं से भी सर्च कर के प्रॉपर नोट्स उसके अगर हम बनाएँगे, तभी हिंदी और संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की अपने आप हो जाएगी। थोड़ा-सा बस अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन संस्कृत की पढ़ो और आराम से बैठ के अगर आप उसमें कंसंट्रेट करके आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगी। सब चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। जो गलतियाँ आप अभी तक कर रहे थे, जैसे अगर आप 1-2 बार दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है, तो उन गलतियों पे भाई वर्क आप ही को करना पड़ेगा ना। कोई कोई जैसे मैं हूँ, मैं बता सकती हूँ, मेरी जो गलतियाँ हैं मैं उस पे खुद वर्क करूँगी, आप लोग नहीं कर सकते हो। आपकी गलतियाँ हैं, उस पे आपको वर्क करना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको संस्कृत में और हिंदी में इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी व्याकरण की बात है तो उसमें भाई संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अलंकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है पर्यायवाची आ गया, बहुत बड़ा विलोम शब्द आ गया, कुछ नहीं। अगर आप व्याकरण नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना बेसिक आपको आता होगा कि आप हिंदी की व्याकरण आराम से कर लेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि भाई संधि आपके माइंड से बिल्कुल हट गया है, देन आप पढ़ लो उसको। आपको लग रहा है उपसर्ग है, प्रत्यय आपके माइंड से हट ही गया है, देन आप पढ़ लो उसको वहाँ पे, क्योंकि ये प्रत्यय उपसर्ग है, संधियाँ मिलनी ही हैं आपको। सेम ऐसे ही हिंदी में तैयार करेंगे, जैसे जो चीज़ आप हिंदी में ग्रामर में तैयार कर रहे हैं, आपकी ऑटोमेटिकली वो संस्कृत में तैयार हो रही है। पेडागॉजी आप हिंदी की तैयार करेंगे, लेकिन वो संस्कृत की भी तैयार हो रही है, क्योंकि सेम ट्रांसलेट है चीज़ों का, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो संस्कृत और हिंदी आपकी ऐसे हो जाएगी। पैसेज हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस वहाँ पे भी करनी होगी। रीज़न ये, प्रैक्टिस जब नहीं करेंगे ना, एकदम से वहीं पे क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे तो कितना भी ईज़ी हो भाई, आपको टाइम लगेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप आंसर ढूँढ नहीं पाओगे, ढूँढ पाओगे आप, लेकिन टाइम से नहीं ढूँढ पाओगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है? अब ज़्यादा टाइम लगाओगे, आपका छूट जाएगा पेपर। बेकार में आपको कुछ भी आता हो, सब कुछ आता हो, वो किसी काम का बचेगा नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट सीटर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पेपर यहाँ पे बहुत छूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत लोगों का छूटा है
और ये जो मिस्टेक मैंने बताई आपको, संस्कृत पहले वाली करके आ जाना, हिंदी अगर इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश पहली वाली करके आ जाना, इस तरीके से जो गलतियाँ हैं इनको आपको पहले से ही माइंड में बिठा के चलना है। अभी मान के चलो आज कितना हो गया, 9 तारीख है आज, हाँ ऐसे ही 8-9 है, 9 है मुझे लग रहा है, ठीक है। और आपका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, ठीक है। पूरा दिसंबर आपका 15 दिन दिसंबर के हैं, और अब दिवाली का थोड़ा सा मान लो, वो चीज़ें हैं, तो 2 महीने मान के चलो आपके पास हैं। अगर अभी भी अच्छे से आप चीज़ें कर रहे हैं भाई, तो चीज़ें अभी भी अच्छे से हो जाएंगी। ईवीएस का बैठ जाओ, 2 दिन में आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बाकी जितना ज़्यादा आपको समझना है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर उठाओ। बार बार मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिर भी आप प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, उसका एनालिसिस करो और उसके बेस पे चीज़ों को तैयार करो कि भाई अच्छा पेडागोजी ऐसी आती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि थ्योरी तो आप कर लेते हो, इजीली आपकी तैयार हो जाती है। यहाँ पे दिक्कत आती है मेन पेडागोजी की, और जितना वो समझ गए ना, मतलब अगर आप पेडागोजी समझ जाते हो तो 15 नंबर आपके हिंदी में, 15 नंबर संस्कृत में, 15 नंबर ईवीएस में, मैथ्स में, सीडीपी में फ्री में सब नंबर मिल रहे हैं। तो पेडागोजी को अपनी पकड़ बनाना अभी से स्टार्ट करना है। अगर 2 महीने तक आप ऐसे ही समझते रहना चीज़ों को, तो इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे कि मतलब आप अभी तक आपका निकल नहीं रहा था, 90 नंबर नहीं आ रहे थे, 110 120 ऐसे स्कोर आप कर जाएंगे यहाँ पे। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है उसके बेस पर मैं बोल रही हूँ। बाकी बुक की बात करूँ तो जो मैंने बुक शेयर करी थी, ये वाली मैंने बुक ली थी, और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें मिस्टेक्स नहीं है, भाई मुझे मिली मिस्टेक्स, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, मैंने पहले पूरी थ्योरी तैयार कर ली। जब मैं पढ़ रही थी जीन प्याजे वगैरह को, तो मैंने सोचा ये क्या है भाई, ये तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए, पीछे कुछ और दिया है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो जो मैं बता रही थी वही सही था, मतलब इसमें मिसप्रिंट है। बाकी अपडेटेड बुक होगी तो हो सकता है नहीं हो। बाकी आप अरिहंत की ले सकते हो और यूथ की भी ले सकते हो, अच्छी होती है। और मतलब फिलहाल आपका जो एक मेन मोटिव होना चाहिए ये होना चाहिए कि भाई आपको जो पिछले प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, और उनका मतलब एक अच्छा, इतना अच्छे से पढ़ना है कि समझो ये कहाँ से आया, उसके ऑप्शन को समझो ये कैसे हुआ। क्योंकि भाई अभी है 4 ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन दे दिया गया नेक्स्ट बार, तो जितना अच्छी समझ बनाएंगे उतना स्कोर यहाँ पे अच्छा आएगा। और दूसरी बात है, जैसे केवीएस में अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि आपका जो मैथ है वो सीटेट लेवल का आता है, तो भाई इसलिए मैं भी ये सोच रही थी कि एक बार सीटेट का अच्छे से करते, क्योंकि पिछली बार मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था। और अभी मैंने कल मेरे दिमाग में आया कि सीटेट का इसलिए दे दें क्योंकि भाई केवीएस में जो मैथ्स है और जो ईवीएस का सेक्शन है वो एनसीईआरटी से आता है, तो उसका पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो चीज़ें मेरी भी हैं, केवीएस में अगर आप तैयारी करेंगे तो सीटेट में अच्छे से पढ़ लो, आपका जो बेसिक है वो तैयार हो जाएगा, तो काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो भाई ये तो मेरी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से, अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।